नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाजार में बहुत सारे बाजारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। टेट में जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से सारा नोट्स भी आप ले सकते हैं, सारा चीज़ का नोट्स बना हुआ है। तो आप यहाँ से भी देख लेते हैं और एक बार वीडियो को समझ लेते हैं, तो आपका यहाँ से जो है समास कभी भी छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर समास का जो हमने नोट्स बनाया है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न की और चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा ऑब्जेक्टिव बनाने में। तो देखिए समास का नोट्स हमने आपके लिए यहाँ पर बना दिया है, जो अब तक आते हैं सबसे अच्छे तरह से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे जैसे पूछा जाता है वैसे वैसे हम यहाँ पर आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। तो देखिए समास क्या होता है, दो या दो से अधिक पदों के साथ प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों या योजक चिन्हों का लोप कर नए पद का निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदों का विग्रह यहाँ पर जब हम लोग कर देते हैं दो से अधिक पदों में, तो वो यहाँ पर होता है कि निर्माण होता है और उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, समास कहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे दो पद है यहाँ पर माल को ढोने वाली गाड़ी, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मालगाड़ी। तो यहाँ पर दो पद हो गए, यहाँ पर माल और गाड़ी। हस्त से लिखित, दो पद है, हस्त और लिखित यहाँ पर कहेंगे, ठीक है। उसी को हम लोग समासिक पद क्या बनेंगे, हस्तलिखित। यानी हस्तलिखित का क्या होगा, विग्रह होगा, वो दो भागों में टूटेगा, तो हस्तलिखित मतलब हस्त से लिखित, ठीक है। तो समास का क्या होता है, विग्रह होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, पूछा जाता है कि संधि का क्या होता है, तो विच्छेद होता है, संधि का विच्छेद होता है, लेकिन समास का क्या होता है, विग्रह होता है। तो पूछा हुआ प्रश्न है, जेएसएससी में आया हुआ है कि समास का क्या होता है, तो समास का विग्रह होता है, एकदम कंफर्म हो जाइएगा, ठीक है। और जो जो समास सबसे ज्यादा पूछे गए वो भी डिस्कस हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए समास का विग्रह होता है, इसका मतलब क्या है, वनवास। अगर वनवास को देखिएगा तो क्या हो, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, वन में जो वास करता है, जो वन में वास हो गया उसी को हम लोग वनवास कहते हैं, ठीक है। गौशाला का यदि आप विग्रह कीजिएगा तो गायों के लिए शाला, शाला मतलब रहने का स्थान, ठीक है। तो गायों के लिए शाला को हम लोग क्या कहेंगे, गौशाला कहेंगे, ठीक है। गायों के लिए शाला को क्या कहेंगे, गौशाला कहेंगे। क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पर अब हो गया कि समास का क्या होता है, विग्रह करते हैं। अब विग्रह करने के आधार पर ही जो है हम लोग समास के भेद को पकड़ पाते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। होता क्या है कि समास का कोई भेद जो होता है, मान लीजिए आपको कंफ्यूजन करता है, लेकिन समास का जो भेद होते हैं वो भी पूछा गया है। देखिए ये बार बार पूछा गया कि समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा उसमें क्या होगा, आपको तो 4 गो ऑप्शन रहेगा। तो मान लीजिए कि आप 6 के अच्छा से नहीं जानते हैं, एक कंफ्यूजन हो गया। मान लीजिए 6 को आप अच्छी तरह से नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन अगर आप 4 को भी अच्छी तरह से जानते हैं तो आपके पास क्या होगा, आपके पास यहाँ पर
ऑप्शनल होगा तो ऑप्शन को देख करके आप टिक कर पाइएगा। और आगे हम जब देखिए प्रश्न अभी बनवाएंगे जो आप देखे हैं, तो वहां पर हम इसी तरह से आपको टिक कर करके बता देंगे कि ई इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, और आप भी वैसी धर लीजिएगा। ठीक है, तो समाज से कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया है और इसका नाम याद करने के लिए भी पूछा गया था कि इनमें कौन कौन समास का भेद है। तो उसको देखिए हम एक ट्रिक से बता दे रहे हैं, आज के बाद तो आपको ट्रिक्स भुलाइए नहीं कीजिएगा। ठीक है, देखिए समास के भेद को याद रखने का ट्रिक है कि ट्रिक है यहाँ पर, अब तक समास 2 है, एकदम याद रखिएगा। कोई पूछेगा कि अब तक समास कितने हैं, तो उसका भेद होता है 6, यानी भेद पूछ रहा है तो 6, लेकिन अगर नाम याद रखना है तो बस याद रखिएगा कि अब तक समास 2 हैं। कब कितने हैं? अब तक समास 2 है। इसी पर 6 भेद का नाम आपको याद हो जाएगा ना। देखिए अब यहाँ पर क्या है, अब तक में अ से देखिए है आपका, अ से यहाँ पर लिखा हुआ, अ से देखिए होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अ से अव्ययी भाव समास, और इसमें ब अब है, अब में अ और ब दोनों से अलग अलग अर्थ है। अ से हो गया अव्ययी भाव समास और ब से देखिए हो गया बहुब्रीहि समास, 2 गो समास हो गया। अब देखिएगा तक में 2 गो अक्षर है, त औ क, त से हो गया देखिए तत्पुरुष समास और क से देखिए हो गया कर्मधारय समास। ठीक है, ये समास ऑलरेडी यहाँ लिखल है, मतलब समास के बारे में बता रहा है ना। अब 2 है तो 2 में देखिए 2 होता है द से, एक होता है द्वंद्व समास और एक एकरे में होता है द्विगु समास, ये दोनों द से होता है। ठीक है, तो द्वंद्व और द्विगु, ये कै गो हो गया? 10 से 2 गो हो गया, और इधर कै गो हो गया? 1 2 3 4 हो गया, 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6 समास के नाम आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। तो समास के भेद को अगर याद रखना है तो बस दिमाग में बनाइएगा कि अब तक समास 2 है, बस ये पर बन जाएगा आपका सब भेद। अ से अव्ययी भाव, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष और क से कर्मधारय, और 2 में हो गया 1 से द्वंद्व और 1 से द्विगु। तो समास का भेद हो गया ना कंप्लीट कि नहीं हुआ? हो गया। तो ये दिया हुआ प्रश्न था आपका, आया हुआ प्रश्न है कि इसमें समास के भेद कौन कौन है, तो नहीं जानिएगा नाम तो आप कंफ्यूजन हो जाइएगा। तो नाम याद रख लीजिएगा, नाम याद हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर नाम लिख दिए हैं सब, एक लाइन से 6 समास का नाम, और नाम का याद करने का ट्रिक भी आप लोगों को बता दिए। चलिए अब देखिए जो जो आया है मुहे हुए मुख्य मुख्य चीज लेकर के आए, और यह अइबे करेगा, इहो दिमाग में रख लीजिएगा आप लोग। ठीक ना, देखिए प्रमुख अव्ययी भाव समास कौन कौन है? अव्ययी भाव समास से अगर अब तक आया है तो बस यह सब प्रश्नवा ऐसे ही अइबे करता है। ठीक है, तो देखिए अव्ययी भाव समास में जो है आपको यथा से जुड़ा हुआ चीज बहुत ज्यादा रहता है, यथा से स्टार्ट होता है, तो दिमाग में रखिएगा यथा से स्टार्ट हो रहा है तो ये अव्ययी भाव में आपको चल जाना है, इतने ही से आता है। तो देखिए यथा से जुड़ने वाला यहाँ पर कौन कौन है? देखिए यथा से जुड़ने वाला आपका जो है, देखिए यहाँ पर यथार्थ है, यथार्थ मतलब अर्थ के अनुसार, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यथा संभव संभव के अनुसार, रातों रात यानी रात ही रात में, दिनों दिन यानी दिन ही दिन में। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि इस तरह का आ जाए, यथार्थ आ जाए, यथाशक्ति आ जाए, यथा संभव आ जाए, यथा परिश्रम आ जाए, यथा रात आ जाए, यथा दिन आ जाए, कुछ भी यथा से लगा हुआ आए उसको अब यही भाव में आप डालिएगा। और जहाँ रिपीट हो रहा होगा रातों रात, दिनों दिन, चारों चार, पांचों पांच, इस तरह से रिपीट हो रहा होगा तो आप वहां पर क्या कीजिएगा, या अव्ययी भाव को डालिएगा। आप कंफर्म हो गए अव्ययी भाव पकड़ने के लिए। और ऐसा ही केवल एक प्रश्न अगर अव्ययी भाव से आता है तो याद रखिएगा यथा से जुड़ा हुआ चीज होगा और दूसरा किससे जुड़ा हुआ चीज होगा, तो डबल वहां पर मार्क किया जा रहा होगा। ठीक है, दिनों दिन, रातों रात, सुबह सुबह, फिर लिख सकते हैं दोपहर दोपहर, इस तरह से वहां पर दिया हुआ रहेगा तो आपको अव्ययी भाव में डालिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लीजिएगा कि अव्ययी भाव में कौन जाएगा। चलिए देखिएगा प्रमुख बहुब्रीहि समास, ये बहुब्रीहि समास जो है आपका यहाँ से सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया, सबसे ज्यादा बार 1001 बार प्रश्न पूछा गया है एकदम। अब बहुब्रीहि के समझ लीजिएगा बढ़िया से, समझ गए? ठीक है, वीणा पानी, चक्र पानी, शूल पानी, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, यानी वैसा समास जिसका हम विग्रह करेंगे, लेकिन विग्रह करने के बाद उसका एक और नया अर्थ निकल जा रहा होगा, विशेष अर्थ निकल जा रहा होगा, तो उसको हम लोग डालेंगे बहुब्रीहि में, एकदम याद रखिएगा। ठीक है, बहुब्रीहि में कौन जाएगा? तो जिसका हम विग्रह करेंगे, विग्रह होगा लेकिन उसका एगो और नया अर्थ निकल जा रहा होगा, तो नया अर्थ निकल जाएगा तो वो चल जाएगा
बहुब्रीहि समास में। ठीक है, वो किस में चला जाएगा? बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। ठीक है, वीणा है, वीणा पानी, यानी वीणा को धारण करने वाली है, उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं सरस्वती। तो ठीक है, वीणा पानी का विग्रह किया तो वीणा का पानी धारण करने वाला को अब यहाँ पर सरस्वती हो जाएगा। चक्र पानी, चक्र में जिसका है तो वो हो गया विष्णु के नाम में आता है। शूल पानी, शूल पानी के लिए यहाँ पर शिव का सेंस में आता है, तो शिव उसका विशेष अर्थ निकल रहा है। त्रिनेत्र, तीन हो नेत्र जिसके, तो यहाँ पर उस शिव भगवान को कहते हैं, इसलिए शिव हो गया। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार बता रहा है, तो चार भुजाओं का समाहार यहाँ विष्णु के सेंस में आता है। अगर यहीं पर दे देता मान लीजिए अष्टभुजी, अष्टभुजी मान लीजिए अष्टभुजी, तो आठ भुजाओं का समाहार यहाँ पर हो गया, तो वो किस में चल जाएगा? आठ भुजाओं का समाहार, तो ये हम लोग दुर्गा माँ के सेंस में कहते हैं। अगर यहीं पर दे देता दसमुखी, दसमुखी, तो 10 हो मुख जिसका, तो किसके अर्थ में चला जाता है? रावण के सेंस में चला जाता है, नया अर्थ निकल रहा है। तो जिसमें नया अर्थ निकलेगा, विग्रह आपने किया और कुछ नया अर्थ निकल गया, तो समझिए उसको सीधे बहुब्रीहि में डालिएगा। अब बहुब्रीहि आप लोग के लिए बहुत MVVI, एकदम MVVI, एकदम बता दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ से एक प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। तो देखिए, वह समास जिसका विग्रह करने पर विशेष अर्थ निकलता है, अर्थात उसका अन्य कोई तीसरा अर्थ निकलता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। अन्य कोई तीसरा अर्थ निकलेगा तो बहुब्रीहि समास आपका कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। तो आप यहाँ पर दो गो चीज पकड़ लिए, एक अव्ययी भाव समास को पकड़ लिए हैं और एक बहुब्रीहि समास को पकड़ लिए हैं। ठीक है, बहुब्रीहि समास को एकदम कंफर्म रहिएगा, ज्यादा करके क्या आता है तो यहाँ पर विशेष अर्थ निकलता है, जैसे नीलकंठ हो गया, जैसे आपको यहाँ पर दसमुखी हो गया, अष्टभुजी हो गया, चतुर्भुज हो गया। उसके बाद आपका और भी विशेष अर्थ जो निकलता है यहाँ पर, तो जिसका विशेष अर्थ निकलेगा उसको हम लोग बहुब्रीहि समास में डालेंगे। ठीक है, देखिए अब आ गया तत्पुरुष समास। क्या आ गया? तत्पुरुष समास। याद रखिएगा, ये भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसान है। देखिएगा, इस समास में विग्रह करने पर कारक चिन्ह, देखिए कारक को आप जानते हैं, कारक ना, कर्ता, कारक का भी सभी भेद को देख लीजिएगा, कर्ता, कर्म, करण, अपादान, सपादान, ये सब जितना भी होगा संबोधन, उसका अगर चिन्ह आपको याद होगा तो जब आप समास का देखिए विग्रह कीजिएगा, जब समास का विग्रह कीजिएगा तो वह चिन्ह आएगा, मतलब कारक चिन्ह आएगा। ठीक है, कारक चिन्ह से जब विग्रह हो रहा होगा तो उसको तत्पुरुष में डाल दीजिएगा एकदम। ठीक है, जब कारक चिन्ह से विग्रह हो रहा है, यदि हम विग्रह कर रहे हैं और उसमें जो कारक है, कारक के जो भेद है, उस भेद का कोई विग्रह यदि आ रहा है तो उसको आप सीधा जो है किस में डालेंगे? तत्पुरुष समास में डालेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर गंगा जल ना, गंगा जल यानी गंगा का जल हो गया। चिड़ी मार यानी चिड़ी को मारने वाला, तो ये यहाँ पर देखिएगा आया हुआ प्रश्न था। तो इस तरह से यहाँ पर जब हम विग्रह कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? कर्ता का कर्ता ने, कर्म को करण से। ठीक है, तो इस तरह का चिन्ह रहेगा, आपको जब विग्रह करेंगे तो आप उसको तत्पुरुष समास में डाल देंगे। क्लियर हो गया? तो तत्पुरुष समास के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो तत्पुरुष समास के लिए यहाँ पर जो है आपका प्रयोग किया जाता है कर्ता का, यहाँ पर कारक का चिन्ह। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? कारक का चिन्ह हम लोग प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, आप लोग को जब भी तत्पुरुष समास पकड़ना हो तो कारक चिन्ह, कारक को कंफर्म कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, यहाँ पर इसमें देखिए कभी कभी कंफ्यूजन रहता है, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं करना है ना। देखिए, यदि किसी समस्त पद में विशेषण पदों की पुनरावृत्ति होती है तो उससे यहाँ पर हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं, मतलब विशेषण और विशेष्य का योग होता है, उसकी विशेषता बताता है, जो विशेषण है उसकी विशेषता यहाँ पर बताया जाता है, उसी को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। वीर बाला, मतलब वीर है जो बाला, यानी बाला के लिए यहाँ पर विशेषण बताया जा रहा है, विशेषता कि वह बाला जो है क्या है? वीर है। वह बाला जो है क्या है? वीर है। तो जिसमें विशेषण की विशेषता बताया जाए वो यहाँ पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। महात्मा यानी महान है जो आत्मा, यानी आत्मा की यहाँ पर विशेषता है कि वो क्या है? महान है। परमात्मा, ठीक है, परम है जिसकी आत्मा। ठीक है, आत्मा मतलब परम है। महेश्वर, महान है जो ईश्वर, महान है जो ईश्वर। ठीक है, नीलकमल, नील है जो कमल, यानी कमल की विशेषता बता रहा है कि नीला है। ठीक है, तो नील है जो, नीला है जो कमल, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नीलकमल। और नीलकमल जो है आपका किस में चला जाएगा? ये कर्मधारय समास में चला जाएगा, जो विशेषण होता है उसकी विशेषता बताता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास,
जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है और ये दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए, द्वंद्व समास पकड़ना सबसे आसान है और द्वंद्व समास बहुत बार पूछा जाता है, जिससे विद्यार्थी तुरंत पकड़ लेते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व माने जानते हैं ना, लड़ाई झगड़ा। तो लड़ाई झगड़ा कब होता है? जब हम एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। हम कहेंगे पूर्व दिशा में, आप चलिएगा पश्चिम दिशा में, तो यह क्या होगा? द्वंद्व होगा। द्वंद्व माने लड़ाई झगड़ा होगा। तो द्वंद्व माने हम अभी क्या कहें, एक को पूरब कहें तो एक पश्चिम कहें, तो पूरब के उल्टा क्या हो गया? यहाँ पर पश्चिम हुआ ना। तो एक दूसरे का जब उल्टा होंगे तो उसमें क्या होगा? द्वंद्व होगा। तो बस उल्टा वाला शब्द, विपरीत वाला शब्द जितना एक दूसरे से देगा सब द्वंद्व समास में चला जाएगा। एकदम गांठ बांध लीजिएगा। और यहाँ से एक प्रश्न एकदम आएगा। तो द्वंद्व माने एक दूसरे का विपरीत ना, तबे द्वंद्व माने लड़ाई झगड़ा होता है। जब हम यहाँ पर कहेंगे कि रात है तो आप क्या कहिएगा? हमर विपरीत कहिएगा दिन है। तो दोनों में मारे ना, होगा कि ना होगा? होगा ना। तो द्वंद्व माने लड़ाई झगड़ा। और लड़ाई झगड़ा कब होगा? जब विपरीत बात होने लगेगा। आपका मन उल्टा है तो इनका मन सीधा है, तो यहाँ पर लड़ाई होगा, द्वंद्व होगा। क्लियर? तो द्वंद्व, और बीच में कौन चीज लगा रहेगा? देखिए, योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा। तो पहचान लीजिएगा, द्वंद्व समास के लिए बीच में योजक चिन्ह रहेगा तो वो द्वंद्व समास में जाएगा। और द्वंद्व योजक चिन्ह कब लगता है? जब वह एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है? तो अब देख लीजिए, यहाँ पर 1001 बार द्वंद्व समास आपको पूछ देगा, एकदम पकड़ लीजिएगा इसको खट से। तो देखिए, होता क्या है कि 6 गो है, जिसमें आपको 4 गो 5 गो एकदम कन्फर्म है। तो एगो तो ऐसी ना पकड़ा जाएगा, काहे कि क्या रहेगा? आपको यहाँ पर दिया हुआ रहेगा ऑब्जेक्टिव और वो में ऑप्शन मार्क रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पर जैसे माता पिता, तो देखिए माता पिता, तो माता के उल्टा क्या होता है? पिता। अब बीच में क्या लगल है? योजक चिन्ह। तो जैसे ही माता पिता मिला, कौन समास है? तो सीधे मारेंगे कि द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होता है। रात दिन, देखिए रात है और रात के उल्टा विपरीत क्या होता है? दिन होता है। अब बीच में योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह है तो रात और दिन हो गया। तो यहाँ पर योजक चिन्ह जैसे लगल मिल रहा है तो काम में मारना है आपको। योजक माने द्वंद्व, एक दूसरे का उल्टा है। कोई कह रहा है रात, एगो दिन। भला बुरा, तो भला और बुरा ये एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है, विपरीत शब्द है। तो विपरीत शब्द वाला जितना समास आएगा ओकर में योजक चिन्ह लगल रहेगा और ओकरा आप कहिएगा यहाँ पर आपको क्या कहना है? द्वंद्व समास कहना है। आकाश पताल दोनों यहाँ पर क्या है? एक दूसरे का विपरीत है, योजक चिन्ह लगा है, तो वो आपका चला गया द्वंद्व समास। एकदम याद रखिएगा, द्वंद्व में एक दूसरे का विपरीत होगा और बीच में योजक चिन्ह लगल रहेगा, ओकरा कहिएगा द्वंद्व समास। ठीक है? चलिए, तो द्वंद्व समास क्लियर हो गया होगा। द्वंद्व समास में तो अब आपको समस्या नहीं होना चाहिए ना। अब देखिए द्विगु समास। द्विगु समास ना, यहाँ पर देखिएगा द्विगु का लिखल है, द्विगु ना। द्विगु माने क्या होता है? तो द्विगु माने दो होता है, मतलब इस संख्या वाला है। देखिए दो क्या है? संख्या है। तो वैसा समास जिसमें संख्या को बताया जाएगा, संख्या को यानी विग्रह कीजिए तो संख्या आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा? कि संख्या आएगा लेकिन उसका विशेष अर्थ नहीं निकलना चाहिए। उसका विशेष अर्थ नहीं निकलना चाहिए। न तो आप कहिएगा कि सर संख्या बताए हैं और संख्या मतलब द्विगु, द्विगु माने दो, तो जितना संख्या वाला रहेगा वो द्विगु में जाएगा, यानी द्विगु में जाएगा। तो यह तो द्विगु में जाएगा, तो नहीं। अगर विशेष अर्थ निकल जाएगा तो उसको बहुब्रीहि में डाल दीजिएगा। किस में डाल दीजिएगा? बहुब्रीहि में। जैसे अब देखिए यहाँ पर आपको हम यहाँ पर दिए त्रिनेत्र। मान लीजिए कि आपको लग रहा है त्रिनेत्र, तो आप क्या कहिएगा? तीन नेत्र का समाहार। तीन नेत्र का समाहार, या तीन गो नेत्र वाला को त्रिनेत्र कहिएगा। तो यहाँ पर लग गया तीन, तो आप कहिएगा सर ये तो संख्यावाचक है, और संख्यावाचक जितना मतलब होता है वो द्विगु, द्विगु माने दो, तो द्विगु वाला में जाएगा। तो नहीं, यहाँ तीन नेत्र का समाहार मतलब इसका विशेष अर्थ, तीसरा अर्थ भी निकल रहा है। तो जिसमें तीसरा अर्थ निकल जाता है वो बहुब्रीहि में जाता है। ठीक है? तो त्रिनेत्र जो है वो किस में चल जाएगा? बहुब्रीहि में जाएगा, न कि आपका यहाँ पर द्विगु में जाएगा। कन्फर्म? तो इसको आपको जज कर लेना है। क्लियर हो गया ना? अब देखिए, तो उसी तरह से देखिएगा यहाँ पर त्रिफला। त्रिफला है मतलब तीन फलों का समाहार। त्रिफला मतलब तीन फलों का समाहार हो गया। तो तीन फलों, इसका विशेष अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये द्विगु में जाएगा। नवरात्र हो गया मतलब नवरात्रों का समाहार, इसका विशेष अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इसको हम लोग द्विगु में डालेंगे। अब देखिएगा सप्ताह यानी 7 दिनों का समाहार जिसमें हो रहा है उसको सप्ताह कहते हैं। तो 7 यहाँ संख्यावाचक है जो कि द्विगु यानी दो, तो दो यानी संख्या वाला जितना है वो द्विगु में डालिएगा, संख्या वाला जितना है उसको द्विगु में डालिएगा। अब देखिएगा तिराहा मतलब 3 राहों का समाहार, इसका भी विशेष अर्थ नहीं निकलता है। चौराहा माने 4 राहों का समाहार, इसका भी विशेष अर्थ नहीं निकलता है और संख्यावाचक है, द्विगु में डालिएगा। दोपहर यानी 2 पहरों का समाहार। ठीक है? अठन्नी मतलब 8 अन्ना का समाहार, तो ये सभी किसमें है? आपका द्विगु में
चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि विशेष अर्थ नहीं निकलता, लेकिन इसका विशेष अर्थ निकलता तो आपको बहुब्रीहि में डालना था, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पर समास के 6 भेद को देख लिया, आपको बता दिया जो जिस तरह का आता है। अब इस पर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया हुआ है उसको देखिए हम लोग कैसे छांटेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को थोड़ा सा बना लेंगे हम लोग और उसको देख लीजिएगा आप, तो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से समास जब आएगा तो हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए एक प्रश्न है आपका, विशेषण ना चक्रपाणी में कौन सा समास है, बताइए। चक्रपाणी जो है, चक्रपाणी का विशेष अर्थ निकलता है जो विष्णु भगवान के लिए होता है, ठीक है। तो ये विशेष अर्थ निकल रहा है, तो जिसमें विशेष अर्थ निकलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिसमें विशेष अर्थ निकलता है बहुब्रीहि। तत्पुरुष में क्या होता है, कर्ता चिन्ह आना चाहिए, जो कि हम विग्रह करेंगे तो कर्ता चिन्ह आएगा। द्विगु के लिए संख्यावाचक आना चाहिए, तो संख्यावाचक नहीं आएगा। और द्वंद्व के लिए एक दूसरे का उल्टा आना चाहिए, ये भी नहीं आएगा। तो बचा आपके पास ऑप्शन से बहुब्रीहि, जो कि सही हो जाएगा। तो इस तरह से यदि आप छांटिएगा ना, तो मान लीजिए 3 को 4 को यदि आप याद कर लिए हैं तो आपको कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है, कन्फर्म हो जाएगा ना। तो युधिष्ठिर ना, जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इसका विशेष अर्थ निकला, तो उसी को हम लोग कहेंगे युधिष्ठिर, ठीक है। तो युधिष्ठिर किस में चला जाएगा, बहुब्रीहि में चला जाएगा। अगला है यहाँ पर, गगनचुंबी में कौन सा समास है, गगनचुंबी में कौन सा समास है। देखिए गगनचुंबी को जब हम विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, ठीक है। तो गगन को चूमने वाला में यहाँ को क्या चीज है, तो कारक चिन्ह है। को क्या चीज है, कारक चिन्ह है, ठीक है, कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह जिसमें आएगा उसको हमने क्या बताया था, तत्पुरुष समास बताया था। मान लीजिए कि आपको नहीं याद है तो सबसे पहले इस चारों में देखिए आपको क्या याद है। द्विगु के लिए तो आपको याद होगा ना, द्विगु के लिए हमने बताया कि संख्यावाचक होना चाहिए, तो संख्यावाचक नहीं है यानी द्विगु नहीं होगा, इसको काट लीजिए। द्वंद्व के लिए यदि आपको पता है तो द्वंद्व क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, मैंने लड़ाई झगड़ा तो उल्टा, तो उल्टा मैंने माता पिता हो गया, दिन रात हो गया, सुबह शाम हो गया, तो ये भी इसमें नहीं है, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। अब बहुब्रीहि में क्या होता है, विशेष अर्थ निकलता है, क्या निकलता है, विशेष अर्थ। गगनचुंबी विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है यहाँ पे, इसलिए ये भी कैंसिल। तो ये किस में जाएगा, तत्पुरुष समास में आपका चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर और भी समास है आप उसको छांट सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए समास का ऑप्शन मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। धक्का मुक्की में कौन सा समास है, ठीक है। तत्पुरुष में क्या होता है, यहाँ पर होता है विग्रह करने पर कर्ता चिन्ह। धक्का मुक्की क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। द्विगु में क्या होता है, संख्यावाचक होता है। द्वंद्व में क्या होता है, तो एक दूसरे का उल्टा होता है। तो यहाँ पर धक्का मुक्की क्या हो रहा है, तत्पुरुष नहीं है, द्विगु नहीं है। द्वंद्व में धक्का और मुक्की एक दूसरे का उल्टा है, धक्का और मुक्की एक दूसरे का उल्टा है, तो द्वंद्व समास में चला जाएगा। और बहुब्रीहि में विशेष अर्थ निकलता है जो कि इसमें निकल नहीं रहा है। तो देखिए किस तरह से हमने जज किया यहाँ पर आपको समास को पकड़ने में। तो इसी तरह से आप भी पकड़िएगा। मान लीजिए कि सभी आपको समास याद नहीं है, लेकिन कुछ भी समास को आप कंफर्म रखते हैं और उस कंफर्म समास में कौन कौन आपको चला जाता है जो हर समय याद रख सकते हैं। तो एक अव्ययी भाव समास है जो यथा से स्टार्ट होता है, जो सबसे आता है, और जो डबल रिपीटिंग होता है जो सबसे। तो ये अव्ययी भाव समास को तो आप लोग सभी को पकड़ लीजिएगा। उसका तत्पुरुष समास को पकड़ सकते हैं, वो सबसे ज्यादा है, उसमें कर्ता चिन्ह आता है, कारक का चिन्ह जो आता है उसको देख करके पकड़ना है तो वो पकड़ लीजिएगा। और बाकी जो बचा एक बहुब्रीहि समास है जिसमें विशेष अर्थ निकलता है वो भी आप पकड़ लेंगे। और अगला जो है एक द्वंद्व समास होता है जो एक दूसरे का उल्टा होता है, उसको तो कोई भी विद्यार्थी है जो छोड़ेंगे ही नहीं। और अगला एक जो है द्विगु है जिसमें संख्यावाचक है, ये भी नहीं। तो अगर आपको 5 को याद है, 4 को कंफर्म है, तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन अगर नहीं आ रहा है तो आप आराम से पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो पंचवटी मतलब क्या हो गया, 5 वटों का समाहार पंचवटी कहलाता है ना। तो यहाँ पर जो है 5 वटों का समाहार जो है इसका विशेष अर्थ पंचवटी का है। तो 5 वटों का समाहार, ठीक है। तो ये अगर हम देखेंगे 5 के आधार पर आप कहिएगा तो आप इसमें कह सकते हैं कि सर द्विगु हो सकता है अभी, लेकिन द्वंद्व तो नहीं होगा और तत्पुरुष तो नहीं होगा, क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पर बचा कि द्विगु और बहुब्रीहि में किस में जाएगा, ठीक है। तो पंचवटी 5 वटों का समाहार जिसके विशेष अर्थ निकलता है तो ये आपका बहुब्रीहि में चल जाएगा, ठीक है। पीताम्बर में कौन सा समास है, ठीक है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो पीताम्बर मतलब क्या हो गया, पीला हो अंबर जिसका, पीला हो अंबर जिसका। तो पीला हो अंबर जिसका हम लोग यहाँ पर विशेष अर्थ निकलता है विष्णु भगवान के सेंस में, ठीक है। तो पीताम्बर तो विशेष अर्थ निकला, इसलिए इसको किस में डाल दीजिएगा तो क्लियर होगा, बहुब्रीहि। तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह नहीं आया, द्विगु संख्यावाचक नहीं है, द्वंद्व एक दूसरे का उल्टा नहीं है, तो ये सब ऑप्शन नहीं होंगे। विशेष अर्थ निकला इसलिए ये बहुब्रीहि में चला जाएगा, क्लियर। नरोत्तम यानी नरों में जो उत्तम हो, नरों में जो उत्तम हो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर भी कारक चिन्ह आ रहा है इसलिए तत्पुरुष समास
हो जाएगा। चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं का समाहार, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिएगा, चतुर्भुज चार भुजाओं का समाहार जो होता है यहाँ पर बहुब्रीहि में भी आ जाता है और इसको कहिएगा तो द्विगु में भी आ जाएगा, ठीक है। चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं का समाहार, जो चार भुजा वाले भगवान होते हैं उसके लिए आ जाता है यहाँ पर ना, तो बहुब्रीहि में चला जाएगा। अगर बहुब्रीहि नहीं दिया है तो आप किस में करेंगे, द्विगु में मारेंगे, क्योंकि ये संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक चाहे तो द्विगु चाहे तो बहुब्रीहि, अगर विशेष अर्थ आपको निकल रहा है तो बहुब्रीहि में, और नहीं निकल रहा है तो द्विगु में डाल दीजिएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, भाई बहन में कौन सा समास है। देखिए भाई बहन, भाई और बहन ये दूसरे क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए ये तो सीधा क्लियर हो गया कि योजक चिन्ह लगा है तो ये द्वंद्व समास है, एक दूसरे का लड़ाई होता है, ये द्वंद्व समास है। तत्पुरुष नहीं होगा क्योंकि इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं आ रहा है, द्विगु नहीं होगा क्योंकि इसमें संख्या नहीं आ रहा है, बहुब्रीहि नहीं होगा क्योंकि इसमें विशेषता नहीं बताया जा रहा है। तो होगा कौन, चार में से एक ऑप्शन तो होना है, द्वंद्व में चला जाएगा। तो इसी तरह से देखिए आप समास को एकदम छांट लीजिएगा और कहीं भी दिक्कत है तो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। वनवास में कौन सा समास है, तो वन को वास करने वाला, वन में जो वास करता है उसी को हम लोग वनवास कहते हैं। तो देखिए ये तो बहुब्रीहि में जाएगा नहीं क्योंकि विशेष अर्थ निकल नहीं रहा है, द्वंद्व में जाएगा नहीं क्योंकि ये एक दूसरे का उल्टा है नहीं, द्विगु में जाएगा नहीं क्योंकि संख्यावाचक ही आ नहीं रहा है। अब आपके पास बच गया कौन, तत्पुरुष, तो ये किस में चला जाएगा, तत्पुरुष में चला जाएगा क्योंकि कारक चिन्ह आ रहा है। कंफर्म। देखिए इसी तरह से बस याद रखिएगा, एकदम तुरंत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कन्यादान ना, तो कन्या को दान करने वाला को कन्यादान कहते हैं, कन्या को दान। अब देखिए बहुब्रीहि में जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि इसमें विशेष अर्थ निकलना चाहिए। द्वंद्व में जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यह एक दूसरे का उल्टा होना चाहिए, वो भी नहीं है। द्विगु में जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें संख्यावाचक होना चाहिए, जो कि नहीं है। बच्चा क्या, तत्पुरुष। ऐसे ही क्लियर करते रहिएगा और ऐसे ही क्लियर करते रहिए तो समास पकड़ाना कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बता दें, यहाँ पर हिंदी का नोट्स यदि आप लेना चाहते हैं या जेसीईआरटी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जितना भी आप जेएसएससी का किसी भी एग्जाम का, चाहे वो झारखंड पुलिस हो, उत्पाद सिपाही हो या सीजीएल हो या जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहां से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। और आपको सारा चीज इसी तरह से ट्री के माध्यम से सारा चीज सब सब्जेक्ट का नोट्स आपको यहाँ पर बनाया जाता है और आपको दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, और यहाँ से 100% आपको स्कोर बनना ही बनना है, ठीक है। आप देख लीजिएगा साग पात में कौन सा समास है, तो ठीक है, जो चीज है कंफर्म उसके लिए हम यहाँ पर नहीं ऑप्शनल देखेंगे। साग पात यानी जैसे यहाँ पर योजक चिन्ह लग गया, तो योजक चिन्ह किस में लगता है, द्वंद्व वाला में, लड़ाई वाला में प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, तो वही योजक चिन्ह यहाँ पर खड़ा होता है लड़ाई वाला में, तो ये द्वंद्व समास हो गया। क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। ये तो क्लियर था, इसलिए इसमें ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग। नील कमल, नीला हो कमल जिसका, ठीक है, यानी विशेषण और विशेषण। कमल है जो नील के जैसे नीला जैसा है, कमल है जो नीला, विशेषण और विशेष का अर्थ हो रहा है, तो ये कर्मधारय में चला जाएगा। तत्पुरुष तो होगा नहीं, द्विगु होगा नहीं, बहुब्रीहि होगा नहीं। चलिए ठीक है, इसी तरह से छांटते रहिएगा। गौशाला यानी गो के लिए शाला, गो के लिए शाला मतलब गो के लिए रहने का स्थान, गो के लिए शाला, यही कहेंगे ना, तो गौशाला। तो यहाँ पर के लिए कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह है तो सीधे तत्पुरुष में डाल दीजिए। और नहीं पता चल रहा था, देखिए बहुब्रीहि में जाएगा नहीं क्योंकि इसमें विशेष अर्थ निकल नहीं रहा है, द्वंद्व में जाएगा नहीं क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़ा यानी एक दूसरे का विपरीत अर्थ है नहीं, द्विगु में जाएगा नहीं क्योंकि ये संख्यावाचक है नहीं, तो जाएगा किस में, तत्पुरुष में जाएगा। बस इस तरह से जज कर लेंगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। नौ ग्रह में कौन सा समास है, नौ ग्रह मतलब नौ ग्रहों का समाहार, जिसमें नौ ग्रह है उन नौ ग्रहों का समाहार है, ठीक है। नौ क्या चीज है, पहले संख्यावाचक है, संख्यावाचक किससे संबंध होता है, तो द्विगु से संबंध होता है। द्विगु, द्विगु माने दो और दो माने संख्यावाचक, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सीधे आ गया द्विगु, तो ये तो कंफर्म हो गया द्विगु है, इसलिए और किसी में हम जाएंगे नहीं। क्लियर। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको हम बता दें यहाँ पर कि यदि आप झारखंड में चाहे जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये चैनल सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको यहाँ पर जेएसएससी की तरफ से या जैक की तरफ से जितने सिलेबस बनाए गए हैं सभी सिलेबस का नोट्स पीडीएफ जो है 6 to 10 तक का आपको चैप्टर वाइज बना हुआ है। आप यहाँ से सभी सब्जेक्ट का कवर अप कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके बाद जो है आपका यहाँ से 100% जो है आपका रिजल्ट हो जाता है, और इसके पहले भी रिजल्ट हुआ है। इसलिए आप सभी यहाँ से सभी कोई नोट्स एक बार अवश्य परचेज करके परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़ लीजिएगा। मोबाइल नंबर दिया गया है, वहाँ से आप संपर्क कर लेंगे। और आपको बताते चले कि यहाँ पर जेटेट परीक्षा जो है आपका बहुत जल्द होने वाला है, जेटेट बहुत ही जल्द होगा, इसलिए आप लोग सभी कोई अवश्य जुड़ करके क्लास करते रहिएगा। धन्यवाद।